हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है डॉक्टर मनीष गुप्ता और मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं पीएटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। आप ऐसा समझें कि परमाणु संरचना से हर साल मैक्सिमम या मिनिमम बोले अपन 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अपन ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो बेटा, जैसा कि आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं या कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा कि परमाणु क्या होता है। कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो किसी परमाणु के बिना बना हो। अर्थात इस दुनिया में जो भी तत्व मौजूद हैं वो सब किसी न किसी परमाणु से बने हुए हैं। चाहे वो चूना हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, पानी हो या कोई भी हो, हवा हो, कुछ भी हो, वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। और उसी परमाणुओं की आगे की जो स्टडी है वो अपन इस चैप्टर परमाणु संरचना में करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, परमाणु संरचना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु अर्थात वह छोटा अणु जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें। इस लाइन पे गौर करें बेटा, ना किए जा सकें। ठीक है बेटा, एक बार फिर से, परमाणु क्या होता है? वह छोटा अणु या वह छोटा पदार्थ जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने एक पेपर लिया, ठीक, अब अगर आपसे कोई बोले कि इस पेपर के बेटा जितने छोटे टुकड़े कर सकते हो उतने छोटे टुकड़े करो। ठीक है। अगर आपको किसी ने एक पेपर का टुकड़ा दिया, एक कागज का टुकड़ा दिया और आपको बोला गया कि इसके जितने छोटे टुकड़े आप कर सकते हैं उतने करिए, तो आप क्या करेंगे बेटा? इसको 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार, हजारों बार, लाखों बार काटेंगे। लेकिन एक ना एक समय ऐसा आएगा जब आपको कोई ऐसा छोटा टुकड़ा मिलेगा कागज का जिसका आप और अधिक विभाजन ना कर सके। ठीक है। क्या बोला मैंने? एक समय ऐसा आएगा जब आप किस छोटे से कागज के टुकड़े का और अधिक विभाजन, इसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ ना पाए। तो वो जो छोटा सा टुकड़ा होगा, वो जो छोटा अणु होगा, वही छोटा अणु हमारा क्या कहलाएगा बेटा? परमाणु कहलाएगा, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। एटम का अगर अपन संधि विच्छेद करें, एटम की अगर अपन संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब ही होता है बेटा विच कैन नॉट बी कट फर्दर। अर्थात वह अणु, वह टुकड़ा जिसको अपन और ज्यादा टुकड़े ना कर सके। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एटम या तो परमाणु। ठीक। इतनी बात हमने कक्षा 9 तक पढ़ी हुई है, कक्षा 10 में भी पढ़ी हुई है। बट अब हमारा जो सिलेबस है वो कक्षा 11वीं का है और जो थोड़ा और आगे बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि हमको अब इसके और अधिक आगे बढ़ना होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसके और आगे बढ़े थोड़ा सा। तो अभी तक हमने परमाणु का संरचना कुछ इस प्रकार देखी है। ठीक है बेटा, देखिए अभी तक हमने देखा है कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम के अंदर सबसे बीच में, केंद्र में जो चीज उपस्थित होती है,
जो एक वस्तु उपस्थित होती है उससे अपन क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक या केंद्र या तो नाभिक। ठीक है बेटा, इसके अलग अलग नाम हैं। इसको अपन केंद्रक भी बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं और नाभिक भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। अब जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश को कंट्रोल करती है और राज्य सरकार अपने अपने राज्य को कंट्रोल करती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी परमाणु में जो केंद्र है वो पूरे परमाणु को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो केंद्र है वो पूरे परमाणु को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमने अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि बीच में एक केंद्र होता है, उसके चारों तरफ कुछ क्या होती है बेटा? कक्षाएं होती हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल और देखिए। यहां हमारा क्या बेटा? सूर्य है, और इस सूर्य के चारों तरफ आप जानते हैं कि क्या है बेटा? अलग अलग ग्रह अपनी अपनी कक्षा में रहते हुए इस सूर्य का क्या करते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। ठीक है बेटा, जैसा पहला अपना ये मरक्यूरी हो गया, फिर अपना ये वीनस हो गया, फिर अपना ये क्या हो गया? अर्थ हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई। जिस प्रकार अलग अलग ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी परमाणु में क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्र का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है बेटा, जिस प्रकार ये हो गया अपना प्रथम शेल। क्या हो गया बेटा? अपनी प्रथम शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये हो गई हमारी दूसरी शेल या दूसरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है बेटा, ये क्या हो गई? अपनी दूसरी कक्षा हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये हो गया हमारी तीसरी कक्षा जिसमें कुछ अन्य इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और ये सारे इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर लगाते हैं बेटा? न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? एक बार फिर से देखिए, हमारा बीच में क्या होता है बेटा? केंद्र होता है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? कुछ कक्षाएं होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षाएं मौजूद होती हैं और उस कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस केंद्र का क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है बेटा, अब इतनी बात तो हमने कक्षा 9वीं तक पढ़ ली थी और इसके आगे अपन क्या कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे। क्या है बेटा वो? आगे देखें। अब हमको ये देखना है कि किसी भी एटम या किसी भी परमाणु में मुख्य रूप से कौन कौन से कण पाए जाते हैं। किसी भी एटम में मुख्य रूप से कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहला कण जो किसी एटम में पाया जाता है वो क्या होता है बेटा? अपना इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? प्रोटॉन। ये कुछ नई चीज नहीं है बेटा, है ना, ये आप अपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ के आए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं। और तीसरा क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अब हमको इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है और वो कुछ इस प्रकार है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है हमारे सामने सर जे थॉमसन का। किसका बेटा? सर जे थॉमसन। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, सर जे थॉमसन।
ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? सर जे थॉमसन ने। इसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने करी बेटा? गोल्डस्टीन ने करी। किसने करी बेटा? गोल्डस्टीन नामक एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने प्रोटॉन की क्या करी बेटा? डिस्कवरी करी। इसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी बेटा? चैडविक। ये सब बेटा साइंटिस्टों के नाम है, थोड़ा सा सुनने में अजीब जरूर लगेंगे, लेकिन ये सब बाहर के साइंटिस्ट हैं, अपने भारत के तो है नहीं कि आपने इनका नाम रमेश, सुरेश, महेश ऐसा लिख दें। ठीक है, तो जो नाम लिखे हुए हैं आपको परीक्षा में यही नाम याद करने हैं और ये इन्हीं नामों पे क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक बेटा, अब एक चीज और देखनी है हमें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होता है, प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना मौजूद होता है बेटा परमाणु नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर। ठीक है बेटा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये कहां मौजूद होता है? अपना नाभिक के बाहर। और इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों अपने कहां होते हैं बेटा? नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर। ठीक, अगर मैं इसको एक चित्र के माध्यम से आपको बताऊं तो ये हो गया हमारा केंद्र। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? हमारा केंद्र। और इस केंद्र के चारों तरफ कुछ क्या है? अपनी कक्षाएं हैं। क्या है बेटा? कक्षाएं हैं। जिस कक्षा में अलग अलग कक्षा में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नाभिक का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें देखिए बेटा, ये नाभिक के अंदर जो मैंने पीले रंग के गोले बनाए हैं ये क्या है बेटा? प्रोटॉन है। और ये जो दूसरे नीले रंग के गोले बने हैं ये क्या है बेटा? अपने न्यूट्रॉन है। क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आई कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके बाहर, नाभिक के बाहर जो कक्षाएं मौजूद हैं इस कक्षाओं में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक बेटा, चलिए यहां तक समझ में आया। अब अपन आगे बढ़े थोड़ा। अब हमें जो और महत्वपूर्ण चीज जानने चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या होता है बेटा? कुछ आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या होते हैं बेटा? कुछ आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा? ऋणात्मक चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक। ठीक, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा? धनात्मक, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक। और न्यूट्रॉन, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, नो मतलब कोई चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर, जीरो है ना, कोई चार्ज ना होना, कोई आवेश ना होना। कोई आवेश ना होना या नहीं होता। एक बार फिर से देखें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा? ऋणात्मक, माइनस में। प्रोटॉन पे होता है धनात्मक, प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक बेटा, अब थोड़ा आगे और बात करें अपन। जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम इस ऋणात्मक चार्ज को और
सूक्ष्म रूप से देखें और डिटेल में देखें तो हम ये पाएंगे कि इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अपन ने क्या लगाया है, माइनस लगाया है। ठीक, उसी प्रकार प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो प्रोटॉन पर भी चार्ज आवेश तो उतना ही होता है, लेकिन किस में होता है बेटा, प्लस में रहता है। किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, धनात्मक चार्ज है। धनात्मक मतलब प्लस का चार्ज है, इसीलिए अपन यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, प्लस का चार्ज लगा देंगे। और आगे क्या लिख देंगे, कूलाम्ब। कूलाम्ब क्या है बेटा, चार्ज की यूनिट है, आवेश की क्या है, यूनिट है। ठीक है, और न्यूट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, शून्य। शून्य मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। इससे आगे जो है वो अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है।